नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज के इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ भारत के महान्यायवादी के बारे में। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटे ना। और इतने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आगे ज़िंदगी में आप इस टॉपिक को कभी भूल ही नहीं सकते हो। पूरा टॉपिक क्लियर करने के बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें मैं 8 क्वेश्चन मालूम करूंगा और उसके बाद में ही आपका ये टॉपिक एक बहुत मजबूत हो जाएगा और कभी आप इसे भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का महान्यायवादी। तो एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी की, और क्या ये संवैधानिक पद है, कौन इसके लिए सलाह देता है, और त्यागपत्र महान्यायवादी किसे देगा, कार्य क्या है, इसके सभी क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि महान्यायवादी है क्या या महान्यायवादी का पद होता क्या है, तो वास्तव में अगर मैं महान्यायवादी को कह दूं तो ये एक प्रकार का भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने वाला एक पद है। तो ऐसे समझ लीजिएगा कि महान्यायवादी क्या है, भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने वाला एक प्रकार का एक पद है। यह क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी पद या विधिक पद कौन सा है, तो आपका महान्यायवादी ही है। अगर महान्यायवादी की बात करूं तो संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 73 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत का जो महान्यायवादी का पद है वह किस प्रकार का हुआ, संवैधानिक पद है, अर्थात महान्यायवादी के पद का संविधान में उल्लेख है। अब हम बारी बारी से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसकी योग्यताएं क्या हैं, यानी कि महान्यायवादी कौन बन सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी तुम एक आम व्यक्ति को उठाकर महान्यायवादी बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम महान्यायवादी की बात करें योग्यताएं क्या है, तो योग्यता में अगर हम चलें तो सबसे पहली योग्यता होती है महान्यायवादी की कि वह भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता क्या है, सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट बोल दो, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात वही व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर खटक रही होगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बन सकता है, तो अनुच्छेद 124 के अनुसार मैंने यहाँ पे लिख रखा है 124 का थर्ड, ये देख लें, ये आपका 2 जगह काम करेगा ये पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में भी ये पॉइंट काम करेगा। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि महान्यायवादी भारत का वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या है, तो ये आपके सामने है। नंबर 1 योग्यता क्या हो, या तो ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, ऐसा व्यक्ति बन सकता है महान्यायवादी। या फिर अगर ये योग्यता ना हो तो वह 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में एक प्रकार से अधिवक्ता यानी कि वकील के पद पर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। और ऐसा ही व्यक्ति क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी बन सकता है। तो क्लियर है, आपने समझ लिया होगा कि महान्यायवादी की योग्यता क्या है, ऐसा व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन जाए वही क्या बन सकता है, महान्यायवादी। और न्यायाधीश बनने की क्या प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की, ये योग्यताएं क्या हैं, तो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो किसी, या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता के तौर पर उसने कार्य किया हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का महान्यायवादी या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो योग्यताएं कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे कि नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी की, तो अनुच्छेद 76 के फर्स्ट के तहत संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और किसकी सलाह पर करता है, तो मंत्री संघीय यानी कि जो केंद्र की मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर ही करता है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि
इसको त्यागपत्र कौन देगा, यानी कि महान्यायवादी जो होता है इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये तो हमने नियुक्ति सुन ली। अब इस ये हट कैसे सकता है, तो 3 प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से महान्यायवादी को जब मर्जी तब हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करता है। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि अगर मंत्रिपरिषद चाहे तो इसे हटा सकती है महान्यायवादी को, क्योंकि इसको चुनती कौन है, मंत्रिपरिषद ही तो चुनती है। राय तो मंत्रिपरिषद की ही होती है या संघीय मंत्रिपरिषद की। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर महान्यायवादी चाहे तो खुद भी अपना त्यागपत्र दे सकता है कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो पद से हट सकता है, या फिर कभी ऐसा हो जाए कि संघीय मंत्रिपरिषद खुद त्यागपत्र दे, या ऐसा समझिएगा कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की जो मंत्रिपरिषद है अगर वो किसी कारणवश हट जाए तो स्वयं ही महान्यायवादी को भी हटना पड़ता है इस पद से, क्योंकि चुनती तो या सलाह तो मंत्रिपरिषद ही देती है। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं महान्यायवादी के हटाने की। अब हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के जो पद मुक्त की ये प्रक्रियाएं जो आपके सामने थी मैं बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे महान्यायवादी के कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से उसके कर्तव्य हैं। तो सबसे पहला आपके सामने है राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को सलाह देना। तो ये पहला अधिक कर्तव्य है आपका महान्यायवादी का कि राष्ट्रपति, मान लो ऐसा समझो कि राष्ट्रपति ने कोई ऐसा विषय दिया और उस पर चर्चा करनी है आपकी भारत सरकार को, और उस समय या उस विषय पर अपनी राय या सलाह दे सकता है महान्यायवादी। ये उसका क्या है, एक प्रकार से कर्तव्य है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कि आपका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में सरकार की तरफ से उपस्थित रहता है। ऐसा समझिएगा कि किसी ने भारत सरकार के खिलाफ केस किया है तो उस समय उसके विरुद्ध, यानी कि जिस व्यक्ति ने केस किया है उसके विरुद्ध या भारत सरकार की तरफ से जो व्यक्ति या जो प्रतिनिधित्व करता है उस समय वह कौन करता है, आपका महान्यायवादी ही करता है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार के विरुद्ध प्रस्तावित सभी मामलों में सरकार की तरफ से कौन उपस्थित रहता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। तो आंसर क्या आएगा आपका, महान्यायवादी आएगा। अगला पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों, अब संसद के 2 सदन हैं आपके, एक है राज्यसभा और दूसरा क्या है, लोकसभा। तो अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है आपके महान्यायवादी को, लेकिन मत करने का अधिकार नहीं है। अब ऐसा समझिएगा कि संसद में जो व्यक्ति होते हैं, जैसे लोकसभा में जो व्यक्ति होगा वह लोकसभा का सदस्य होगा, यानी कि वह सांसद बन के गया होगा लोकसभा का, और राज्यसभा में जो व्यक्ति होगा वह राज्यसभा का सांसद बन के गया होगा, वे शामिल होते हैं। लेकिन महान्यायवादी एक ऐसा पद है जो इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह कार्यवाही में भाग ले सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार का बन जाता है कि वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं है। अब मतदान कैसे होता है संसद में, समझिएगा कि कोई प्रस्ताव पेश हो आपके लोकसभा में कि भाई ऐसा समझो कि भारत में कोई ये स्कीम ला दी जाए कि भारत में राम मंदिर बनेगा। अगर ऐसा फैसला आता, ऐसा समझो कि लोकसभा में कोई बिल आता कि भारत में राम मंदिर बनेगा, इस पे अपना मत दे और राय दे, तो इसमें लोकसभा के सभी सदस्य मत करते, लेकिन महान्यायवादी इस आपके प्रस्ताव पर मतदान नहीं करता क्योंकि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये देखना है आपको, मतदान का अधिकार उसको नहीं है। अगला क्या है, उसका अगला अधिकार या कर्तव्य, तो संसद की संयुक्त बैठक में बोलने का अधिकार है। आप पहले संयुक्त बैठक समझ लेते हैं क्या है। तो कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर विवाद हो राज्यसभा और लोकसभा में, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक करता है। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और आपके राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बुलाता है। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति,
और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और अनुच्छेद 108 के तहत ये संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इस बैठक में भी आपका शामिल हो सकता है महान्यायवादी, उसको बोलने का भी अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार है, लेकिन यहाँ पर भी वह मत नहीं कर सकता। तो ये भी उसका एक अधिकार है। और आ जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अगला क्या है, नोट पॉइंट है कि महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल एवं 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की गई है। तो जो महान्यायवादी है उसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि कुल 3 सॉलिसिटर जनरलों की व्यवस्था की गई है, किसी भी प्रकार की अगर उसे भी सहायता की जरूरत पड़ जाए तब। अगर हम बात कर लें इन सॉलिसिटर जनरल की, तो ये संवैधानिक पद नहीं है, ये चीज़ आपको देख के चलनी है। महान्यायवादी संवैधानिक पद है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक नहीं है। तो ये था हमारा भारत का महान्यायवादी। सभी पॉइंट मैंने कवर अप कर लिए हैं, और अगर उम्मीद करते हैं आगे कभी एग्ज़ाम में आया तो पॉइंट तो आप लगा ही देंगे आंसर। और एक पॉइंट और लिख लें कि भारत का जो प्रथम महान्यायवादी था वह MS सीतलवाड़ था, और भारत के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। ये चीज़ भी आपको देख लेनी है। इतना आपने कर लिया होगा। अब मैं टेस्ट लूँगा, 8 क्वेश्चन इसमें लेने वाला हूँ, और पहले आप 1-2 बार और वीडियो देख लें, अगर आपने नहीं देखी है वापस जाके अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद टेस्ट को ही दें, क्योंकि आप 2 से 3 बार इसे पढ़ेंगे तो आगे कभी भी ये टॉपिक आप नहीं भूल पाएंगे। आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। बढ़ते हैं अपने टेस्ट के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बड़ा सिंपल आंसर होगा अनुच्छेद 86 यानी कि आंसर डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। मैंने सभी कुछ बता रखा है। अगला क्वेश्चन 2 है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके राष्ट्रपति जी करेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति, और किसकी सलाह पे करेंगे? तो संघीय मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो मैं बता चुका हूँ ये भी पॉइंट। इसका भी आंसर होगा आपके राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, सिंपल तो नहीं है, वैसे क्वेश्चन टफ ही है, लेकिन जब हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो बड़ा हमें सिंपल लगता है। और आप उम्मीद करिएगा सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे अगर आपने दिल से पढ़ा होगा तब। तो दोनों किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MS सीतलवाड़ थे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और वर्तमान भारत के न्यायवादी आपके महान्यायवादी के वेणुगोपालन हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारत के प्रथम कानूनी या विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो आपके महान्यायवादी ही होते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के महान्यायवादी किसके विधि सलाहकार हैं? तो थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्या ये भारत के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं? क्या प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं? क्या लोकसभा के सलाहकार हैं? जी नहीं, ये जो विधि सलाहकार हैं आपके भारत सरकार के हैं, ना कि ये प्रधानमंत्री के। किसके हैं? भारत सरकार के हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेता है, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति या पद है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी सदन की बैठक में भाग ले रहा है? तो बड़े अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ आपको, ये भी क्या है? आपके महान्यायवादी जी हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा, मात्र हमने 15 मिनट के टॉपिक में टेस्ट भी दे दिया और एक टॉपिक महान्यायवादी का भी पढ़ लिया, जो लगातार कंफ्यूजन में बना रहता है बच्चों के। तो कैसी लगी आपको वीडियो? तो एक बार प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल केदारनाथ क्लासेस पर उत्तराखंड परिवार को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें
और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।